हे नमस्कार मेरियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या करेंगे? आज से हम लोग एक नया वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? और इस वेब सीरीज में हम लोग को ये 7 सीजन कवर करना है. 1 2 3 4 5 6 7. ये सीजन्स क्या है? एक्चुअली में चैप्टर्स ही हैं. मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का जो ब्रांच है, जो 10 लेवल पे हम लोग को अपीयर करना है, जो पता होना चाहिए, वो ये सारे चैप्टर्स कवर अप करता है. और ये सारे चैप्टर्स को हमने नाम दे दिया सीजन. सुनने में अच्छा लगता है ना, मजा आता है वेब सीरीज देखने. सीजन और सीजन बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है? ओके, तो अभी तो चैप्टर्स के बारे में बात करने का कोई फायदा है नहीं, पर एक अच्छा होगा आप इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, कि आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और हम लोग इसी लाइन में मूव करेंगे, इसी ऑर्डर में अप्रोच करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, आप सब हम पॉज कर रहे हैं, आप सब अच्छे से कॉपी कर लिए, फिर नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं हम लोग. तो चलिए भैया, अब हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है. हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री. सही है? सही है. अब समझने की कोशिश करो भैया, कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है ना, एक्चुअली 2 वर्ड से बना है. ट्राई प्लस मेट्री, ठीक है? ट्राई कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल्स. सही है? सही है. एंड मेट्री का वर्ड कहां से आता है? मेट्री का वर्ड होता है मेजरमेंट. MEASUREMENT, मेजरमेंट. हेंस ट्रिग्नोमेट्री क्या बन जाता है? ट्रायंगल्स प्लस मेजरमेंट क्या है? Therefore, हाँ लिख दें. Therefore, trigonometry is the branch of mathematics that deals with the study of measurement of this is the study of measurement, MEASU, measurements of a triangle, ठीक है? of a triangle, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? आप भी साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है? ओके. अभी ट्रायंगल का जो बात हो रहा है ना, ये सारा ट्रायंगल्स के लिए नहीं है. ओनली फॉर, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ओनली फॉर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम लोग का, कि भैया ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है कि मेजरमेंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, ठीक है? पर सारा ट्रायंगल्स के लिए पॉसिबल नहीं है. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रायंगल है जिसका नाम है राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक ठीक, इतना हम लोग को समझ में आया, ठीक है? अब नोटिस करो कि सिंस हम लोग को ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो हम क्या चाहते हैं ना, आपको एक बेसिक, ऑब्वियसली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, पर एक फिर से बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं ट्रायंगल्स का, कि ट्रायंगल्स होता क्या है. एक ओवरव्यू करते हैं हम लोग. ओवरव्यू, ठीक है? ठीक है. देखिए क्या बोल रहे हैं हम? ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल क्या है? सिंपली देखा है तो ट्रायंगल सिंपली एक रेक्टिलिनियर फिगर है. रेक्टिलिनियर फिगर मेड ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन्स. ट्रायंगल क्या है? एक रेक्टिलिनियर फिगर तो है ना, मेड ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन्स है. रेक्टिलिनियर फिगर क्यों? रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन्स. ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, 3 फिगर्स, स्ट्रेट लाइन्स joined together, joined to each other, joined to each end, joined to each other, joined to each other, ठीक है? मतलब कि यही तो हुआ ना. ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक?
और इस स्ट्रेट लाइंस को नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग साइड्स। अच्छा यहां पे लिखा स्ट्रेट लाइंस को बोलते हैं हम लोग STRAIGHT। जो स्ट्रेट लाइंस होता है इसको नाम दिया गया है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, SIDES, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ओके। अब नोटिस कीजिए ये साइड्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है। दो गिवन साइड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है। पॉइंट एट विच टू साइड्स मीट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये दो साइड यहां पे मीट कर रहा है, ये एक वर्टेक्स हो गया। दो साइड जिस पॉइंट पर मीट करता है, टच करता है एक दूसरे को, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये भी एक वर्टेक्स हो गया, ये भी एक वर्टेक्स हो गया। ठीक ठीक, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। और ट्रायंगल नहीं लिखने के लिए हम ये ट्रायंगल का सिंबल यूज कर रहे हैं। जहां पे ट्रायंगल का सिंबल यूज कर रहे हैं मतलब आप समझ जाइएगा हम ट्रायंगल वर्ड को यूज कर रहे हैं। एंड फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के लिए, स्पेस सेपरेशन, स्पेस सेपरेशन बिटवीन टू adjacent sides। The space separation between two adjacent मतलब दोनों का चिपका हुआ, adjacent मतलब होता है दोनों चिपका हुआ साथ साथ। adjacent मतलब एक साथ चिपका हुआ है, इसको बोलते हैं एंगल, ANGL, एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक ठीक, तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस ट्रायंगल को नाम देते हैं हम ABC। ठीक है ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल का कितना साइड्स है? 3 साइड्स है। कितना लाइन है? 3 लाइन है ना, AB BC CA। ये 3 साइड्स है। साइड्स क्या है? कहाँ लिखे? ब्लू पेन जाना है, ब्लू पेन कहाँ है? ये रहा ब्लू पेन। तो 3 साइड्स क्या है? AB, BC, CA। ठीक, AB BC CA साइड्स तो है ना, एक लेंथ तो है ना। ओके, वर्टेक्स मतलब क्या होता है? दो साइड्स जहां पे मीट कर रहा है उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। मतलब ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स क्या है? ABC वर्टेक्स है। ठीक है ठीक है। एंड यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं हम कि दो एडजेसेंट साइड्स, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये दो एडजेसेंट साइड है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है वाया वर्टेक्स। ये दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ है वाया वर्टेक्स। इन दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस का सेपरेशन है उसको बोलते हैं एंगल। यहां पे कितना एंगल है? ये एक एंगल है, ये एक दूसरा एंगल है, ये एक तीसरा एंगल है। ठीक है, तो उस एंगल्स को लिखते हैं ऐसे। एंगल का सिंबल ये है, और अगर आप इस एंगल को स्पेसिफाई करें, हम लोग बोलते हैं एंगल ए, कॉमा इसको बोल देंगे एंगल बी, और इसको बोल सकते हैं एंगल सी। मतलब कि मुझे जो एंगल को डिनोट करना है हम उसका वर्टेक्स लिख देते हैं और ये साइन देते हैं। ये साइन को बोलते हैं एंगल का साइन, एंगल। ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना? दिखाई दे रहा। ठीक है, ओके। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग को। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। आपको पता है, मुझे पता है,
तो फिर भी हम लोग बस समझ लेते अच्छे से, ताकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो हम लोग को। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स पहले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, ठीक है। देखिए कहाँ लिखते हैं, अच्छा ये बना दे, ये पे हम लोग दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स करते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए, ये एक ट्रायंगल है फॉर ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखा गया है कि जो 3 साइड्स है उन तीनों साइड्स में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों साइड अनइक्वल है। मतलब कि ये ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, दैट इज, मिटाओ यार इसको, यार रुको, मिटाओ इसको यहाँ पर। दैट इज, यहाँ पर बनाते, छोटा सा बनाते हैं, ए बी सी, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी साइज इक्वल नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग स्केलिन ट्राइंगल। सही है, सही है। ओके, नंबर बी क्या बोला, इसको एक कर देते हैं यहाँ पर, और ये नोटेशन हो गया जनरल। ठीक है, ओके। एंड इफ एनी ऑफ द 2 साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग बोलते हैं, वो बन गया मेरा, और ये ट्रायंगल है ए बी सी, और यहां पर ये दोनों साइड्स इक्वल है, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक, तो ऐसा ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, बस सब पेशेंस रखो, समझा रहे हैं सब चीज। नंबर सी, एंड इफ all the sides are equal, that is AB is equals to BC is equals to CA। अगर सारा साइड्स इक्वल है तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहां पर ये तीनों साइड्स बराबर है, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया? ओके, अब देखो, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज भी बहुत सारा होता है, उस पर नहीं जा रहे हम लोग, बाद में कभी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ए बी सी, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। ठीक है, अभी हम लोग साइड्स के रिस्पेक्ट में बात किए, अब एंगल्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम। मान लीजिए पहला केस, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सारे मतलब जो एंगल है उसके जो सारे एंगल्स है ना लेस देन 90 डिग्री है, ये एंगल तीनों एंगल मिला के जो सम तो 180 डिग्री होता है, वो तो होता ही है, जो तीनों एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट ट्रायंगल, ACUT, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, पर ऐसा हो जाएगा कि इफ एनी
वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। एंड फाइनली जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, इफ एनी वन ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ एनी वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम लोग को मिल जाएगा, जो हम लोग को पढ़ना है क्या है वो, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये हम लोग को पढ़ना है भैया, यही हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री में यही हम लोग को पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। मतलब कि अगर हम लोग साइज के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो हम लोग पास तीन तरह का ट्रायंगल होता है, स्केलिंग ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, स्केलिंग मतलब कोई भी साइज इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस मतलब दो साइज इक्वल है। ठीक है, और एक और बात, दो इक्वल साइड्स जहां पे मीट करता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको छोड़ो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और जो दो साइड्स इक्वल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड इस केस में सिंस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब तीनों एंगल इक्वल है, और कितना होगा 60 डिग्री का बराबर होगा, हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, ओहो भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सम ऑफ all the angles interior, what better है, interior angles of triangle is equals to 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का जितना भी तीन इंटीरियर एंगल्स है ना, उन तीनों को अगर आप सम करोगे तो आंसर हमेशा 180 डिग्री ही आना है, और कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और सिंस ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा और तीनों ट्रायंगल्स इक्वल है, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास, बस 60 60 60, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। एंड जब हम लोग एंगल्स के टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग पास अभी भी तीन एंगल बनता है, तीन ट्रायंगल बनता है। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि अगर तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें अगर कोई एक एंगल भी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो ऑब्ट्यूज। और ये मजेदार चीज है राइट एंगल ट्रायंगल, कि एंगल को 90 डिग्री ही होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पर जूम इन करेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो आप लोग, और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलो भैया आ जाओ राइट एंगल ट्रायंगल पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, राइट RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। देखो भैया राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, मतलब कि एनी वन एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, और इसको नाम दे रहे हैं ABC, और ये हो गया मेरा एंगल 90 डिग्री, मतलब कि एंगल B 90 डिग्री हो गया। ठीक ठीक, अब दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम लोग को पता है प्रॉपर्टी से कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर ये सारा एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल जो बचा एंगल A और एंगल C, वो कितना होगा, मतलब कि हम लोग को पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होता है हमेशा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री।
इसमें से एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। मतलब कि या एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये दोनों एंगल जो बाकी दो रिमेनिंग एंगल है, ये एक रिमेनिंग एंगल है, ये एक रिमेनिंग एंगल है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है दोनों का सम। और ऐसा एंगल जिसका सम दैट इज द सम ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल्स ऑफ a right angled triangle is equals to 90 degree। तो हम बोल सकते हैं which implies the remaining angles are complementary, the remaining angles are complementary। हाँ या ना? क्योंकि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वैसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है, कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो उन दोनों एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं आपको x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस वाई 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 30 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब इसमें क्या ऐड करेंगे कि आंसर 90 आ जाए, क्या 60। 70 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, क्या 90 माइनस 20, बस वही है। ये बोल, ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये डेफिनेशन है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और बात पहले हम फिक्स कर दें कि ये जो तीन साइड्स है ना, इसमें से द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ये पहला इंफॉर्मेशन था हम लोग का। दूसरा इंफॉर्मेशन, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। कुछ टेक्निकल टर्म्स है, बस ध्यान रखो, मतलब इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे जो ये AC है, AC वो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ठीक है, इतना। आप मुझसे पूछ सकते हो भैया अगर 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं तो ये जो रिमेनिंग साइड है उसको क्या बोलते हैं? आएंगे वहां पर, ये हो गया। और क्या बताना पड़ेगा मुझे, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा आते हैं वहां पर भी आएंगे हम, पर ये हो गया। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कर लिख लिया इतना, कॉपी हो गया, ओके। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहते हैं हम आपको कि ये हो गया, हटाओ यार इसको, राइट, ठीक है, यही पैट कर दे रहा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एनी वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। और आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल होना पड़ेगा, मतलब कि टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल, यही मतलब हुआ ना इसका, ठीक है। ये कैसा होगा, ये एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बचा क्या, ये दो साइड बचा, ये दोनों साइड्स को इक्वल होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा, तो वो कितना होगा
होगा 45 डिग्री, और ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री, क्योंकि सिंस ये आइसोसेलेस हो चुका है, ये दोनों साइड्स, नाम दिए नहीं हम, ए बी सी, सिंस बी सी एंड बी ए इक्वल है, मतलब कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना पड़ेगा, तो दोनों को 45 ही होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जहां पे एक एंगल 90 डिग्री है एंड और दो साइड्स है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो दो साइड्स है वो दोनों इक्वल है, ऐसा को बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। ओके, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडिया में, जहां पे जो अब हम लोग को जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एक बेसिक आइडिया में, जिसका हम लोग को जरूरत है, जो है हम लोग के लिए कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर कॉमा बेस इन अ triangle, in a right angle 90 degree right angle triangle in a right ANGLED angle triangle, concept of perpendicular base in a right angle triangle। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड रहेगा हमेशा, जो एंगल 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज, वो फिक्स है हमेशा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। पर परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और पॉइंट नोट करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, एक नोट कर लीजिए कि टू डिनोट एन एंगल, to denote an angle, any English alphabet can be used, ठीक है। But to avoid any confusion, in general Greek alphabets are used, जैसे कि ये हो गया अल्फा, इसको पढ़ते हैं अल्फा, ALPHA। मतलब कि ये बोलना चाहता है कि भैया देखो, जो ये जो ट्रायंगल है, ये एंगल बना, आप इसको बोल सकते हो ये x डिग्री है, हाँ बोल सकते हो। आप बोल सकते हो ये एंगल y डिग्री है, ऑब्वियसली बोल सकते हो। ये तो 90 डिग्री है, ये तो कोई बात नहीं है। आप चाहो इसको x डिग्री और y डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। पर जब आप नॉर्मली अपना बुक फॉलो करोगे ना, तो बुक में आपको दिखेगा कि ये लोग ग्रीक अल्फाबेट्स यूज करते हैं। मुझे भी पता नहीं क्यों ग्रीक अल्फाबेट्स यूज किया जाता है, बस मन कर रहा है लोग, कर रहे हैं लोग। ये हो गया अल्फा। दूसरा एक होता है, इसको ऐसे लिखते हैं बीटा। नंबर 3 ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं गामा, ठीक है। और नंबर 4 ओ बना के उसको काट देते हैं, उसको बोलते हैं फाई, PHI, फाई। और नंबर 4 है ना, नंबर 5 एक और है, ओ बना के अब इसको बीच से काटते हैं और बाहर लाइन नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं थीटा, THETA, थीटा। ये सारा सिंबल्स है जो आपको पता होना चाहिए। ये एक्चुअली क्या है, सिंबल्स है, बस सिंबल्स टू डिनोट एंगल्स। ये चीज आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं थीटा। ये सारे बस सिंबल्स है और कुछ नहीं है, ठीक है।
ओके, मिटा रहे इसको हम, ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए इसको भी मिटा दो भैया, अब खत्म। अब हम लोग फाइनली थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अपना। फाइनली कुछ तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर समझ लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। दिस concept depends on the angle under consideration। मतलब कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, वो मैटर करता है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। मान लीजिए ये सेम ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री है, सही है, सही है। मान लीजिए इसको हम नाम दे रहे हैं क्या नाम है, थीटा, इसको नाम दे रहे हैं फाई, ठीक है। मतलब कि यहां पर एंगल A इज इक्वल टू फाई, एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। एंड सेम चीज यहां पर भी कर दे रहे हैं, सेम चीज यहां पे लिख दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये 90 डिग्री है और ये फिर से वही चीज A B C, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया फाई, सेम चीज है, ठीक है। ये थीटा और ये फाई, ओके ओके, हाँ बाकी सब सेम है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अब क्या बोल रहे हैं हम, मान लो इफ द रेफरेंस एंगल NGLE एंगल है, एंगल ए मान लेते हैं भैया, एंगल ए विच इज इक्वल टू 5। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, सबसे पहला बात तो ये समझना पड़ेगा, जो कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर वो डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। हम यहाँ पे दो सिचुएशन बनाए हैं, ऑब्वियसली दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस केस में हम एंगल अल्फा का इसका बात कर रहे हैं, एंगल ए का, इसका वैल्यू 5 है। इस सिचुएशन में ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पहले तो एक सेकेंड, हाँ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री AC, वो तो फिक्स है, उसमें कुछ चेंजेस आने वाला नहीं है, ठीक ठीक। नेक्स्ट, अगर आप एंगल ए का बात कर रहे हो, मतलब एंगल फाई का बात कर रहे हो, इस रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट में, इस रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर विच इज इक्वल, इस केस में है BC, ठीक है। एंड इस रेफरेंस एंगल का जो लाइन चिपका हुआ है हाइपोटेन्यूज के साथ, हम ध्यान सुनिएगा, इस रेफरेंस एंगल के साथ जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, जो साइड उसका चिपका हुआ है उसको बोलते हैं बेस, कितना है AB। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, आपको ये समझ में आया कुछ कि भैया हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स्ड है। अब आप जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो, उसके ऑपोजिट में जो साइड है उसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, एंड इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट चिपका हुआ है उसके साथ, हम ध्यान सुनिएगा, ऑपोजिट एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो चिपका हुआ है उसके साथ, उसको बोलते हैं बेस, ठीक ठीक। यहां पे आते हैं भैया, यहां पर हम इफ द रेफरेंस एंगल, क्या बचा मेरा, C ना, एंगल C है जो एक्चुअली में
थीटा है, तब क्या गंडगोल होगा भैया, बताओ बताओ। देखिए फिर से वही कहानी चलेगा, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट है वो तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, कोई दो राही का बात ही नहीं है। हाइपोटेन्यूज कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, ठीक, हाइपोटेन्यूज ए सी है, बहुत बढ़िया। एंड और क्या और क्या और क्या और क्या जी और क्या, हाँ हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं थीटा, इसके ऑपोजिट में जो एंगल साइड है उसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, ठीक है। एंड इसके एडजेसेंट जो साइड है उसको बोलते हैं बेस, कितना है वो, बीसी, ठीक है। ये समझ में आया ना कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, और ये होगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, क्लियर है ना, ठीक है। अब फाइनली ब्रह्मास्त्र, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ब्रह्मास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा ब्रह्मास्त्र को, कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक पर्टिकुलर थ्योरम है, याद है ना, थैंक यू, वो याद रखिएगा। इसको बोलते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या है एक्चुअली में, जो इट सेज दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो साइड है उसका स्क्वायर। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, एंड ये वैलिड है फॉर पाइथागोरस थ्योरम is valid only for a right angled triangle। क्या समझ में आया कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको, ओके इसको पॉज कर रहे हैं, पॉज करके नोट करो अच्छे सारा चीज, ठीक है। आप अच्छे से कॉपी कर लो, एंड प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम है इज वैलिड ओनली फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, और कोई वैलिड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट सीजन था, अगर आप नोट करोगे, अगर आपने ठीक से नोट किया होगा, नोट किया है ना, उसको प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि हम उसको बार बार रेफर करेंगे वहां पर। जो फर्स्ट सीजन है ना हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब हम लोग इतना लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ सकते हैं, ठीक है। ओके तो चलो आप इसको कॉपी कर लो अच्छे से, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब शुरू करते हैं। तो चलिए फाइनली अब हम लोग अपना सीजन का पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग ने जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी किरदार चाहिए थे हम लोग को, हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर लिया। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान सुनिएगा, हम क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है ठीक है। अच्छा इन टोटल हम लोग के पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपली क्या है, इज डिफाइंड एज द रेशियो of the length, length
of the sides, SIDES, sides of the ट्रायंगल। क्या बोल रहा हूं? सिंपली ये बोला जा रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो एक्चुअली क्या डिपेंड कर, रेशियो। रेशियो मतलब समथिंग बाय समथिंग, ये तो रेशियो मतलब क्या होता है? इश राम राम राम, सुनो ध्यान से। अब आप रेशियो मतलब नहीं पता, रेशियो मतलब मान लीजिए अगर x एंड y रेशियो में है, इसका मतलब क्या हुआ? x बाई y, x टू इज टू y, मतलब x बाई y। समथिंग बाय समथिंग, न्यूमरेटर, जब कोई फ्रैक्शन, कोई चीज को हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, उसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो ऑफ टू थिंग, पहला वाला ऊपर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर में होता है, उसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान सुनिएगा। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं। लेट वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ये ए, ये बी, अच्छा इसे नाम देंगे, इसको ए, इसको बी एंड इसको सी। ठीक है, एंड मेरा रेफरेंस एंगल ए है। फॉर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए is our reference angle, is our reference angle। अब अगर एंगल ए मेरा रेफरेंस एंगल है, ठीक है, एंगल ए मेरा रेफरेंस एंगल है, और इसको हम वैल्यू थीटा, जो एंगल थीटा से डिनोट कर रहे हैं, उस केस में जो AC है वो क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड इस एंगल के जो एडजेसेंट है वो हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। परपेंडिकुलर कितना है? CB। एंड बेस कितना है? AB। ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं है? ये एकदम ये चीज क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B 90 डिग्री है, और एंगल A को हम रेफरेंस एंगल पकड़, मेरा मर्जी, मेरी मर्जी। ठीक है, एंड अगर ये फिक्स कर दिए हम, तो हाइपोटेन्यूज मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया। हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है? AC। बेस का लेंथ है AB एंड परपेंडिकुलर लेंथ है CB। ठीक ठीक, चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं, जो एक्चुअली में क्या है? रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है ठीक है, चलिए, और हम बोल रहे हैं इन टोटल हम लोग के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, नंबर 1 है साइन ऑफ एन एंगल। साइन ऑफ एन एंगल, ठीक है, यह साइन ऑफ एन एंगल, ठीक है, इज डिफाइंड as the ratio of the perpendicular to base, perpendicular to base। साइन ऑफ एन एंगल, इसको पढ़ते हैं, लिखते कैसे हैं? साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ एन एंगल, साइन पढ़ते हैं, लिखते हैं ऐसे, सिंपल, दैट इज SIN। जब लिखने का लिखने का बारी आता है तो हम लोग सिर्फ SIN लिखते हैं, E नहीं लिखते हैं, पर पूरा नाम SINE है। साइन ऑफ एन एंगल, कोई एक एंगल का साइन, मतलब किस एंगल का बात हो रहा है यहाँ पर? थीटा एंगल का, एंगल थीटा होता है रेशियो ऑफ द
परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज, मतलब कि इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, मतलब ये चीज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, जो इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में परपेंडिकुलर है सीबी एंड हाइपोटेन्यूज है एसी। ये हो गया इसका डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन है ये साइन ऑफ एन एंगल का। हम लोग पढ़ते हैं साइन ऑफ एन एंगल थीटा, ठीक है, पर लिखते हैं SIN ब्रैकेट में एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन है इसका। ठीक ठीक, ये हो गया पहला हम लोग का। दूसरा पे मूव करते हैं। दूसरा आता है हम लोग का, इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन ऑफ अ गिवन एंगल, ऑफ अ गिवन एंगल, ठीक है। एंड इसको डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज defined as the ratio of the, is defined as the ratio of the base to hypotenuse, बेस टू हाइपोटेन्यूज, ठीक, मतलब एंड दैट इज, इसको लिखते हैं ऐसे हम लोग, कोसाइन पूरा नाम है ना, पर लिखते हैं बस कॉस, COS, फिर एंगल थीटा, जिस एंगल का बात हो रहा है हम लोग यहाँ पे एंगल थीटा का बात कर रहे हैं, इसलिए एंगल थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये इसका डेफिनेशन है। और बेस कितना है यहाँ पर AB एंड हाइपोटेन्यूज कितना है AC, ये हो गया बस, ये डेफिनेशन है इसका साइन ऑफ एन एंगल। तो वैसे ही ये कोसाइन ऑफ अ गिवन एंगल, मतलब कि एक किस कोसाइन ऑफ एनी गिवन एंगल, लिखते हैं कॉस, पढ़ते हैं एंगल को बीच में, और ये डेफिनेशन है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। रेशियो ही तो है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, रेशियो तो है समथिंग बाय समथिंग, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कि कोसाइन ऑफ एन एंगल इज डिफाइंड एज द बेस एंड हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ठीक है। फाइनली चलिए नंबर 3 पे आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं उसको, टेंजेंट ऑफ एन एंगल, TANGENT, टेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल, इसको पढ़ते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर टू बेस, ठीक है। मतलब कि जो टेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल, टेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल, इसको पढ़ते हैं ऐसे, दैट इज हिंदी में tan ऑफ दैट एंगल इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू बेस, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, BASE, ये हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है, कितना है, परपेंडिकुलर है CB बाय AB, ये हो गया इसका डेफिनेशन। तो साइन ऑफ एन एंगल ऐसे भी लिखते हैं, ये डेफिनेशन है। कॉस ऑफ एन एंगल ऐसे लिखते हैं, ये डेफिनेशन है। टेंजेंट को ऐसे लिखते हैं, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है, ठीक है। चलो तो फाइनली हम लोग के पास 3 डेफिनेशन मिल गया। ये एक डेफिनेशन है, ये 3 डेफिनेशन हम लोग को मिल गए। ये हम गंदा कर दिए क्या? नहीं ठीक, कुछ गंदा नहीं किया।
ठीक है, चलिए आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो, पहले अच्छे से कॉपी करो। ओ यहाँ पे बहुत जगह खा रहा है ये परपेंडिकुलर। अब ठीक है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। ओके चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए आप तो कॉपी कर लो इससे। ओके अब देखिए, अब हमने कहा टोटल 6 डेफिनेशंस है, 3 हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अब और 3 करना है, तो हम तो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप कॉपी कर लियो, कॉपी नहीं कर लो, हम इसको मिटाना है कुछ, मुझे यहाँ पर मिटा रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है, ताकि मुझे ज्यादा नहीं लिखना पड़े। ये मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा दो भैया, इसको मिटा दिया जाए ताकि मुझे ज्यादा नहीं लिखना पड़े। भैया आपके पास तो मुझे ज्यादा टाइम लगता है ना भैया, क्या करें यहाँ। हाँ इसको, ये डेफिनेशन मिटाओ, इसको यहाँ से, ये रेशियो का लाइन हटाओ, परपेंडिकुलर का लाइन हटाओ यहाँ से, बस डिफाइंड एज द रेशियो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, उसके बाद इसको हटाओ पहले तो, हाँ इसका डेफिनेशन, इसको हटाओ, ठीक है, ये हो गया। इसको हटाओ और इसको हटाओ पहले ना, और इसको हटा दो, ठीक है। ये 3 डेफिनेशंस हम लोग हटा रहे हैं, हाँ ठीक है। बचे हम लोग के और 3 डेफिनेशंस, ठीक है, 3 हो चुका है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नंबर, इसको तो मिटाए नहीं, क्या कर रहे हो बबुआ। नंबर 4 जो है उसका नाम है कोसेकेंट। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, कोसेकेंट, COSECANT। अरे यार, कोसेकेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। कोसेकेंट ऑफ एन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द hypotenuse to perpendicular। मतलब कि अगर आपके पास एक रेशियो है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं कोसेकेंट ऑफ दैट एंगल। एंड कोसेकेंट को लिखते हैं ऐसे, दैट इज कोसेक ऑफ दैट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा, AC बाय, वो लिखना पड़ेगा ना, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू AC बाय CD, AC बाय CD, ठीक है। H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कोसेकेंट के बाद आता है नंबर 5, जो सिंपली है सेकेंड of a given angle is defined as the ratio of the hypotenuse to base, BASE। मतलब कोसेकेंट पढ़ते हैं पर लिखते हैं सिंपली, दैट इज सेक लिखते हैं, SEC, सेक ऑफ द गिवन एंगल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, बेस है AB। H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ओके। एंड फाइनली नंबर 6, इसको पढ़ते हैं हम लोग कोटेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बेस टू परपेंडिकुलर, बेस टू परपेंडिकुलर, और इसको लिखते हैं ऐसे, दैट इज cot of the angle is equals to base by perpendicular, which is equals to base है AB and perpendicular है CB। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल रहे हैं। कोसेकेंट पढ़ते हैं, लिखते हैं कोसेक, ये हो गया नंबर 4,
फिफ्थ है सेकेंड ऑफ अ गिवन एंगल, पढ़ते हैं सेकेंड, पर जब लिखने का बारी आता है तो बस लिखते हैं SEC ऑफ दैट एंगल, जो एंगल होगा उसको हम लोग ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली को टेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बेस टू परपेंडिकुलर, तो बस इसको बोलते हैं, पढ़ते को टेंजेंट है पर एक्चुअली में लिखते बस कॉट है। ये हो गया आपका फाइनली, तो टोटल जाके हम लोग के 6 डेफिनेशंस हो गए, ठीक है। चलो इसको आप कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये सारे ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जो एंगल है वो नेसेसरी नहीं है कि आपको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, वो कंपल्शन नहीं है आपके पास, पर अगर आप ब्रैकेट में लिखते हो आपको साफ साफ दिखेगा कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ठीक। एंड मतलब कि साइन ब्रैकेट में ए, समझ में ना, एंगल को ब्रैकेट में नहीं लिख के आप सिंपली साइड में भी लिख सकते हो उसके बगल में, ठीक ठीक। एंड ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है ठीक है। अभी हम लोग ने जो लिखा था, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट चीज पढ़ना चाहते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपको वर्ड रेसिप्रोकल मतलब पता है क्या होता है? जो रेसिप्रोकल वर्ड उसका मतलब पता है? नहीं पता। अच्छा, रेसिप्रोकल मतलब होता है, उसको क्या बोला, उल्टा पुल्टा, ऐसे आता था, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा करना, उल्टा या फिर इंटरचेंज करना, उल्टा पुल्टा फिर इंटरचेंज, इंटरचेंज, ठीक है ठीक है। मतलब कि अभी कर रहे, सुनो एक बार, कि अगर ये एक नंबर है a, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। मतलब कि हमने इसको उसका उल्टा पुल्टा कर दिया, जो क्वांटिटी है उसका रेसिप्रोकल लेना, मतलब कि उसको 1 से डिवाइड करना, ये हो गया रेसिप्रोकल। माने क्वांटिटी है 5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, ठीक है। मान लीजिए 7/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हो जाएगा 1/7 डिवाइड बाई 2 विच इज एक्चुअली 2/7। क्या हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, 7/2 था, ये 2/7 हो गया। इसलिए हम लोग इंटरचेंज कर दे रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अगर एक नंबर का हम उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज करते हैं, नीचे 1 था ना, तो 1 ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, तो हम लोग बोलते हैं ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर एक नंबर को हम उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें, या फिर उस नंबर को 1 से डिवाइड कर दें, तो हम लोग को उसका रेसिप्रोकल मिल जाता है। समझ में आया रेसिप्रोकल मतलब? एक नंबर को उस 1 से डिवाइड कर देंगे तो उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 7/2 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय 7/2 व्हिच इज एक्चुअली 2/7, ठीक है ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ठीक है। अब नोटिस कीजिए, अगर ये दोनों रेसिप्रोकल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा? जब दो नंबर्स जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ध्यान से सुनिएगा, दो नंबर्स जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर आंसर क्या आएगा? हमेशा कैंसल कैंसल 1, कैंसल कैंसल 1, 7 7 कैंसल, 2 2 कैंसल 1। मतलब कि जब दो रेसिप्रोकल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। मतलब कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर 1 आए, तो उस नंबर्स को बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग समझ गए। ओके, चलिए देखिए, अब नोट कीजिएगा, प्लीज नोट कीजिएगा कि डेफिनेशन ऑफ साइन देखिए एंड डेफिनेशन ऑफ कोसेक देखिए। साइन ऑफ गिवन एंगल ए का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंड कोसेक का है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो क्या दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है?
साइन का है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक का है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। मतलब हम बोल सकते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाई एच इंटू एच बाई पी। तो आंसर P बाई एच इंटू एच बाई पी कैंसल तो 1। हम बोल सकते हैं साइन ए इंटू ओ कोसेक, कोसेक ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन सिंबल के लिए हम डॉट भी यूज कर सकते हैं या फिर ये क्रॉस साइन भी यूज कर सकते हैं। समझे क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये डॉट साइन भी यूज कर सकते हैं या फिर क्रॉस साइन, एक ही बात है। तो ये एक रिलेशन बना हम लोग का, ठीक है, ठीक है ना। यहां से मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए। और अगर हम कोसेक ए को सब्जेक्ट बनाए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, तो क्या हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं साइन इज रेसिप्रोकल टू कोसेक। साइन एंड कोसेकेंट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, टू ईच अदर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल यहां से फॉलो कर रहा है, ये है ये है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें हम तो ये 1 आएगा। अब दो नंबर्स को, दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आया, मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, ये पहला है, समझ में आया? ये पहला रिलेशन है, ठीक है। ओके, कहां लिखते हैं हम, कहां लिखे हम इसको, यही लिखते हैं, यही लिखते हैं। इसको यहाँ पे बॉक्स करते हैं और यहाँ लिखते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बेटा, इसको मिटा 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 दिए हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 2 और 5th को नोट कीजिए। cos a है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वेयर sec a है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। मतलब हम बोल सकते हैं यहां से फिर से cos a इंटू sec a इज इक्वल टू सॉरी हाँ ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आएगा मतलब कि cos a इंटू sec a इज इक्वल टू 1। ये एक नया रिलेशन बन गया हम लोग का। यहां से हम बोल सकते हैं अगर हम cos को सब्जेक्ट बनाए तो cos a हो जाएगा 1 बाई sec a, और अगर चाहे तो अगर हम sec a को सब्जेक्ट बनाए तो वो हो जाएगा 1 बाई cos a। तो यहां पे हम लोग को हम बोल सकते हैं कोसेकेंट, cos एंड sec आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहां पे हम एक और रिलेशन लिख देते हैं जो है cos a इंटू sec a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिटा दिया। अब फाइनली एक और बचा। अब बचा क्या, ये एंड ये बचा, तो कुछ बचा नहीं है। tan होता है बेस परपेंडिकुलर बाय हाइट, कहाँ लिखते हो छी। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पी पी ऊपर नीचे बी बी कैसे हो जाएगा, बचेगा सिर्फ मतलब tan a इंटू cot a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस इंटू बेस बाय परपेंडिकुलर, काटा कुटी करो आएगा 1। मतलब tan a इंटू cot a इज इक्वल्स टू 1। यहां से अगर हम सब्जेक्ट बनाए tan को तो tan a हो जाएगा 1 बाई cot a एंड
कॉट ए हो जाएगा 1/tan a। तो हम बोल सकते हैं कॉट एंड tan आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कॉट एंड tan आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे एक और रिलेशन बन जाएगा जो होगा tan a इंटू कॉट a इज इक्वल टू 1। ये हो गया हम लोग का फाइनल खत्म। ठीक है, ओके, ठीक है, मिटा रहे इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं, ओके, मिटा रहे हैं, ठीक है। अब आप पूछ सकते हो भैया आपने पहले ही दिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाना शुरू किया और इतना कुछ पढ़ा दिया, अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? इसको याद कैसे रखेंगे? यही तो मेन चीज है ना भैया, याद कैसे रखेंगे? पहली बात तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। दूसरा एक बता रहे हैं जो सब लोग, सबको पता है ये बात, आपको भी अभी पता चल जाएगा कैसे याद रखना है। कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है याद रखने का, बहुत छोटा चीज़ है कि अब आप क्या करोगे, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, जब भी कभी भी कोई भी टॉप पेज का टॉप एकदम टॉप में ना ये चीज लिखिएगा, S इज इक्वल्स टू P/H, C is equals to B/H and T is equals to P/H। ठीक है, ये लिखिएगा। अब आप मुझे बोलोगे भैया ये लिखने के लिए भी तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कुछ। हाँ, तो ये याद रखेंगे हम लोग। Some people have CURL curly brown hair। जगह नहीं मिल रहा मेरे को, तो फ्लॉप हो गया लग रहा है, फ्लॉप हो गया ना, फ्लॉप हो गया। थोड़ा इधर शुरू करना पड़ेगा। देखिए, some people have CURLY curly brown hair TURNED turned permanently black। ये बहुत पुराना फ्रेज है, इतिहास से चला आ रहा है, आप भी याद कर लीजिए इसको, कोई बड़ा बात नहीं है, बस ये फ्रेज याद कर लीजिए। Some people have curly brown hair turned permanently black, और बस आपको फिर ये लाइन याद हो जाएगा। S is equals to perpendicular by hypotenuse, C is equals to base by hypotenuse and T is equals to perpendicular by base। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो, नेक्स्ट पेज में सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट पेज चले गए, तो ईमानदारी से सबसे पहले आप ये लिखिएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, ठीक है ना, ये लिख दोगे आप, मतलब आपको याद आ जाएगा कि साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे, इसका नीचे लिख दोगे, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, एंड टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। बस इतना लिख दोगे, क्योंकि अगर साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक क्या होगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, पर आपको पता चलेगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होगा। अगर कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज है पर सेक तो इसका रेसिप्रोकल है, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस।
टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर टेंजेंट P बाई B है तो कॉट क्या है उसका उल्टा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो याद रखने का तरीका याद आया, याद रखने का तरीका समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपको याद रखने का तरीका समझ में आया ना, सिंपल सा तरीका है। स्टार्ट करना ऐसे ईमानदारी से, जब भी टॉप पेज में स्टार्ट करोगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, खत्म, बस हो गया। इतना याद रहेगा, परफेक्ट। चलिए ठीक है, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, ये हो गया हाउ टू रिमेंबर, ग्रेट। अब फाइनली बस एक चीज और बाकी है, तब वो कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली, हम लोग का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कोशेंट, COUTIENT, कोशेंट रिलेशंस। ठीक है, कोशेंट रिलेशंस। ठीक है, अच्छा देखिए क्या होता है ये। अच्छा, जो tan ऑफ एनी एंगल है इसका डेफिनेशन क्या है? टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली बाय ब्लैक, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या किए हम? डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाइपोटेन्यूज, बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, some people have sine of this angle and base by hypotenuse कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? base by hypotenuse, turn some people have curly brown hair, base cos a। ये जो रिलेशन है जहां पे हम tan a को लिख सकते हैं sin a by cos a, ये होता है एक कोशेंट रिलेशन। ये रिलेशन जहां पे हम tan को लिख सकते हैं sin a by cos a, इसको बोलते हैं कोशेंट रिलेशन। तो यहां पे एक और रिलेशन मिला हमको जो है tan a इज इक्वल्स टू sin a by cos a। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए इतना ठीक है हम लोग का, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक, कोई एक और चीज कर देते हैं, यहाँ पर फिर से कर देते हैं। देखो ये हो गया कि हम tan a को चाहे तो sin a और cos a में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं cot a का डेफिनेशन होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, समझ सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड हाइपोटेन्यूज है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज खुद में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ऑफ दैट एंगल एंड ये होता है साइन ऑफ दैट एंगल। यहां से बेस बाय ये हो जाएगा फाइनली कॉस बाय साइन, मतलब कि आप चाहो तो कॉट ए को लिख सकते हो कॉस ए बाय साइन ए। ये एक और क्वेश्चन रिलेशन है। tan अगर, अरे ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, अगर tan का है साइन बाई ए, तो हम लोग को पता है cot tan का रेसिप्रोकल है, cot tan का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अगर tan साइन बाई cos है तो cot क्या हो जाएगा? cos बाई साइन, cos बाई साइन वही है, cot a हो जाएगा cos a बाई साइन ए। ठीक है, दिखाई दे रहा ना? दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो फाइनली हम लोगों ने अपना सब टॉपिक खत्म कर दिया, पूरा चीज खत्म हो गया हम लोग का। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ने क्या सीखा आज? हम लोगों ने
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन सीखा, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसमें से 3 रेसिप्रोकल रिलेशंस है, एंड उसमें से 2 कोशेंट रिलेशन है, CUOTIENT कोशेंट रिलेशंस है। 6 डेफिनेशंस, 3 रेसिप्रोकल रिलेशन एंड 2 कोशेंट रिलेशन, ठीक है। ठीक है, एंड फाइनली हम एक बोलना चाहेंगे, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नोट, स्क्वायर ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज रिटन एज, मतलब कि जो साइन है ना, साइन ए का अगर होल स्क्वायर करना चाहते हैं हम, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिखते हैं। मैं इसका ऐसे लिखते हैं, अगर कॉस स्क्वायर करना है आपको, कॉस ए का अगर होल स्क्वायर करना है तो लिखोगे आप ऐसे, कॉस स्क्वायर ए। मान लीजिए tan का क्यूब करना है, tan ए का क्यूब करना है आपको, आप लिखोगे tan क्यूब का ए। अगर आप मान लीजिए आपको सेक बी है, एक एंगल है, इसका आपको ऑर्डर 4 लिखना है, तो ये हो जाएगा सेक टू द पावर 4 बी, और क्या बचा, कॉट लिख देते हैं एक बार, कॉट टू द पावर 3 लिखना है, ये हो जाएगा कॉट का एंगल थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा, और कॉट क्यूब थीटा, मतलब कि स्क्वायर और क्यूब, पावर ऑफ एनी पावर बेटर वर्ड है, पावर ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज रिटन एज ये। अगर आपको इसका 4th पावर चाहिए तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, नोटेशन है, क्या है, नोटेशन, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ने फाइनली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सीजन था ना, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थॉरली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से, ठीक है। तो हम आपको बस बोल रहे हैं कि प्लीज इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए और ये सारे रिलेशंस को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, कैसे याद करते हैं, समझाए हैं वैसे याद कीजिए, प्लीज फॉलो कीजिए उसको, ठीक है। ओके, तो चलो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल, एंड thank you so much for watching. Have a great day ahead.